हेलो जी, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूं गौरव काबरा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो आप सबके लिए लेकर के आ रहा हूं मैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट के दिसंबर 2023 में आए हुए एफएमबीडीए के पेपर को। और ना कि सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे, वी विल आल्सो गिव यू सजेस्टेड आंसर्स। यस, सजेस्टेड आंसर्स फॉर द सेम। हमेशा की तरह जो भी मैं डॉक्यूमेंट यूज करता हूं वो हमेशा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट और कोर्स डिस्क्रिप्शन वगैरह। एवरीथिंग एवरीथिंग इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, जाकर के उसको पढ़िए। एट द सेम टाइम सजेस्टेड आंसर्स को जरूर से डाउनलोड कीजिएगा, बिकॉज मैंने अपनी तरह से पूरे के पूरे पेपर को आपके लिए डिकोड किया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अभी तक यूट्यूब पे ये है भी नहीं। दिस इज पॉसिबली वेरी लेस, आई वुड से, एडुकेटर्स हैव डन दिस फॉर दिसंबर 23 टर्म। सो चलो शुरुआत करते हैं इस चीज की। आज के इस पेपर के सजेस्टेड आंसर को बनाते वक्त ऑब्वियसली ये आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि भैया आप पूरी ट्रीटमेंट समझाते हुए अच्छे से समझाइएगा। वो हमने क्लास में बहुत ज्यादा किया है। बट मैं अपनी जो भी राय है और किस तरह से कौन से स्टेप पे मुझे लगता है बच्चे अटके होंगे, कहाँ गलती की होगी, उसके ऊपर चर्चा करूंगा। सो इट विल बी आई वुड से बर्ड्स आई व्यू ओवर द एंटायर पेपर। बात बाकी सजेस्टेड आंसर आप डाउनलोड करोगे, आपको और बेहतर अंदाजा लग जाएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करो, ठीक है? जस्ट इतना सा काम करो, सब्सक्राइब करो। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब है, लाइक करो यार, लाइक करो। इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट वीडियो और इसको बनाने में मेहनत लगी है। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर ये है कि इंस्टीट्यूट यानी सीएमए इंस्टीट्यूट ने अभी तक सजेस्टेड आंसर बाहर नहीं निकाले हैं। सो मैं जो भी सजेस्टेड आंसर आपके लिए रख रहा हूं यहाँ पे, वो एक बोल सकते हैं कि इट इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ व्हाट द एक्चुअल सजेस्टेड आंसर कुड बी। जहां पे मुझे लगेगा कि मैं खुद श्योर नहीं हूं और इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर कुछ और हो सकता है, वहां पे मैं उसका एक रेड फ्लैग भी आपको दे दूंगा डेफिनेटली। बट फिर भी आप लार्जली इन सजेस्टेड आंसर पे ट्रस्ट कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ज्यादा माइन्यूट है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बट जो सजेस्टेड आंसर मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, ये इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से लगभग 90% मैच करेगा। अगर नहीं करता है तो फिर हमें और काम करना होगा अपनी एफिशिएंसी पे, क्योंकि उतना तो होना ही चाहिए ना। चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट एनी मिस्टेक्स। ट्राई करते हैं कि इन सजेस्टेड आंसर्स में इंस्टीट्यूट क्या चाहता है हमसे, उसको देखें और समझें। सबसे पहले पेपर पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। एफएमबीडीए का पेपर पैटर्न, जैसा कि हमें पहले भी नजर आ रहा था, 30 मार्क्स का एमसीक्यू आने वाला था। अगेन दिस इज ऑलमोस्ट लाइक सीए इंटरमीडिएट एज वेल। वहां पे भी अब ये अनाउंस हो गया कि भाई हम तो एमसीक्यू पूछेंगे। द सेम गोज फॉर सीएमए इंटरमीडिएट एज वेल, एंड इनफैक्ट वक्त से पहले ही हो गया। आपको 15 एमसीक्यू देखने को मिल रहे हैं, जो कि दो दो नंबर के हैं, और 30 मार्क्स तो एमसीक्यू के ही मिल जा रहे हैं ना। मैंने किसी टीचर को ना सुना था ये कहते हुए कि बीडीए से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ गए और बाकी सारे एफएम से आ गए। अरे नहीं 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 नहीं, द करेक्ट सेटअप वाज 15 में से 14 क्वेश्चंस केम फ्रॉम एफएम एंड ओनली वन फ्रॉम बीडीए। सिर्फ एक क्वेश्चन बीडीए से था और बाद बाकी 14 क्वेश्चन आपके एफएम यूनिवर्स से थे। हाँ, ये बात मैं जानता हूं कि उन 15 में से 8 या 9 ही प्रैक्टिकल रहे और बाद बाकी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। वो एक अलग बात है, बट हर थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़ा ना बीडीए का होता है। तो थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो पता चल जाएगा कि यार 14 क्वेश्चन एक्चुअली एफएम से आए हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स करके। सिर्फ एक क्वेश्चन बीडीए का आया। उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग मुझे ये लगा कि इस पेपर में ना कोई बाइफर्केशन कुछ है नहीं। इस पेपर को अगर कोई स्टूडेंट बीडीए बिना पढ़े भी जाता तो 98 मार्क्स का अटेम्प्ट कर देता। 98 मार्क्स, जस्ट थिंक अबाउट इट। मतलब ये एकदम क्रेजी लेवल बात है कि बीडीए बिना पढ़े जाए और आप 98 मार्क्स का फिर भी अटेम्प्ट कर ले। सिर्फ एक क्वेश्चन जो मिस होता वो था पॉसिबली वही क्वेश्चन जो कि मैं एमसीक्यू में आपको बता रहा हूँ बीडीए से आया था। एंड मेरे ख्याल से जो पढ़ के भी जाता ना वो भी शायद इसको रॉन्ग कर देता। बट एनीवेज, 98 मार्क्स ऑफ एफएम, ये पहली बात है जो मुझे काफी एक्साइटेड फील कराती है कि चलो जिसको एफएम पसंद है उसके लिए अच्छा पेपर था। नंबर 2 बात ये है कि पेपर का ओवरऑल मैं अगर लेवल की भी बात करूं तो लेवल वाज वेरी वेरी इजी। अगर हम फर्स्ट 30 मार्क्स को ही देखें तो मेरे हिसाब से फर्स्ट 30 में से रीजनेबली 22 तो हर बच्चे को स्कोर करना ही चाहिए। अगर आप 30 में से 22 भी स्कोर नहीं कर पाए इन द फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप ये बात समझ करके चलिए कि आप अंडर प्रिपेयर्ड थे। नाउ दिस इज अ बिग स्टेटमेंट दैट आई एम टेलिंग आउट कि 22 नंबर आप कह रहे हैं पहले क्वेश्चन में ही मिलने चाहिए थे। हाँ, अब इससे 2-3 बातें मैं एकदम क्लियर रख रहा हूं। रिजल्ट आने वाले हैं जल्द। जब रिजल्ट आएंगे और उस समय आपके 22 नंबर, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, किसी का भी अगर 22 नंबर भी नहीं आता इस पेपर में, तो वो समझ लेना उसने तैयारी ही नहीं की थी। हैंड्स डाउन, तैयारी ही नहीं की थी, बात ही खत्म। अगर किसी अब 22 भी नहीं आता तो। और अगर किसी क्वेश्चन नंबर 1 को
अगर आप अपने लेवल पे इवैल्यूएट करें और उसमें आपके 22 नहीं आए तो आप समझ लेना आपकी तैयारी अच्छी तो नहीं थी। हाँ, हो सकता है उसके बावजूद आप पास हो बेस्ड ऑन द अदर पेपर, लेकिन आपके फर्स्ट क्वेश्चन में 22 मार्क्स मेरे को लगता है रीजनेबल स्कोर है, ये आना चाहिए था एक अच्छे खासे प्रिपेयर्ड स्टूडेंट के लिए। और बाद बाकी 30 में 30 तो ऑब्वियसली एक पोटेंशियल होता ही है, अगर आप ला सकते थे तो लाते, मैं होता तो शायद मेरे से भी नहीं आते, क्योंकि एक आधा जगह में उलझता। कहां, उसी के ऊपर चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये है आपका दिसंबर का पेपर, एंड दिसंबर के पेपर में सेक्शन ए एज वी नो इज कंपलसरी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके अंदर टोटल 15 एमसीक्यूज हैं। 15 एमसीक्यूज में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ना प्रैक्टिकल्स और थ्योरी ना मिक्स है, कहीं प्रैक्टिकल आ रहा है कहीं थ्योरी आ रहा है, इसी तरह से ये सिलसिला चलते जा रहा है। लास्ट की तरफ जाकर के ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। मुझे पता है स्टूडेंट्स मुझसे पूछेंगे सर लाइन से बता दो किसका क्या रिजल्ट है, लो जी लाइन से बता दे रहा हूं किसका क्या रिजल्ट है। दीज आर दी सजेस्टेड आंसर्स हियर। हमेशा की तरह डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक मिल जाएगी। ओके, सो आंसर सारे आपको मैं बता दे रहा हूं। 1 का आंसर है ए, 2 का आंसर है सी, 3 का आंसर है सी, 4 का आंसर है ए। इन सब की ना मैंने वर्किंग भी कर रखी है कि कौन सी चीज कैसे कैलकुलेट होगी, सो यू कैन जस्ट चेक दैट एज वेल। प्रैक्टिकल्स के लिए मैंने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैंने किया हुआ है सी, इसको मैंने ना रेड फ्लैग किया है। सर रेड फ्लैग क्यों किया है इसको, ये बताइए। रेड फ्लैग इसलिए किया है क्योंकि ये सवाल था कमर्शियल पेपर का यील्ड कैलकुलेशन, जो हम सभी जानते हैं कि 360 डेज लेकर के हमें सॉल्व करना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट लगता है खुद ही 365 से करने वाला है, क्योंकि ऑप्शन में 365 डेज लेने से आंसर आ रहा है। 360 डेज लेने से ये 12.5 शायद आ रहा था, विच वाज नॉट देयर इन द ऑप्शन। सो मैंने भी क्या किया, आंसर मैच कराना तो कुछ तो करना है, मैंने 365 डेज लेकर के इसको सॉल्व किया एंड इट मैच्ड। ठीक है, तो हो सकता है इसको इंस्टीट्यूट 365 डेज लेकर के करे, जो भी अपना काम बनता है तो अपना सब चलता है। ठीक है, वैसे कहावत कुछ और है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, उसके बाद में है सी, फिर है 8 का है बी और 9 का है ए। नाउ 9 वाज अ गुड क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट करना मेरे को लगता है डिफिकल्ट हो सकता था। थ्योरी हमें याद ही नहीं है यार, तो थ्योरी याद नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन गलत कर सकते थे हम। 10 का बी है, ये बिट क्वेश्चन का सवाल था। 11 का ए है, ये एक कमेटी पे सवाल पूछ लिया इन्होंने, बोल दिया एक पर्टिकुलर कमेटी का नाम भी लिया इन्होंने, मुझे कमेटी का नाम ही नहीं याद आ रहा है। दे हैड आस्क्ड कि कौन सी कमेटी कहां से है। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ, ओएसएस कमेटी। ओएसएस कमेटी किस फील्ड में काम कर रही है, ये एक क्वेश्चन था, एंड दिस वाज अ लाइन, सिंगल लाइन फ्रॉम एफएमबीडीए मैट। आपके एफएम में ना एक लाइन लिखी हुई है, मतलब एक लाइन पे एमसीक्यू बना देंगे तो कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। जाहिर सी बात है इसमें सब लोगों ने ना अपना बस एक तुक्का मारा है। मुझे पता अभी चैट में ना वो बच्चे बहुत खुश होकर के लिख रहे होंगे हमने तो तुक्का ही पेंशन पे लगाया था और हमारा लग गया। मुझे पता आप चैट में लिख रहे होंगे ये बात, बट हाँ यार मतलब ये इंपॉर्टेंट था कि इस तरह के सवाल बनाने बहुत मुश्किल है। मतलब ये कैसे बता रहेगा कि पेंशन ही होगा इसका आंसर। एनीवेज इसका आंसर पेंशन ही है, सो द करेक्ट आंसर इज ए। 12 आई थिंक वाज इजी, केगर हमने क्लास में भी पढ़ा हुआ है, नॉट अ बिग डील। इंटरवल स्केल अगर आपने याद किया था थ्योरी अच्छे से तो ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, बनना चाहिए था। देन गैंट चार्ट सिंपल था, ये भी सिंपल था, और ओएम में आपने खास करके पढ़ा हुआ है तो फिर यहाँ राइट होना चाहिए था। एंड देन हाइब्रिड क्लाउड वाला किसी को नहीं मालूम था, या फिर कम लोगों को मालूम था, अगर आप बीडीए पढ़े हो तो ही आपको मालूम था। ठीक है, सो दिस वाज द ओनली क्वेश्चन व्हिच वाज फ्रॉम बीडीए, बाद बाकी सारा सारा एफएम से था। मैंने आपको एबीसीडी जो भी है सब बता दिया है फॉर ऑल द 15 क्वेश्चंस। एंड फिर से मैं कह रहा हूं पहले क्वेश्चन में ही अगर आपके 30 में 22 नहीं आए तो आप समझ लीजिएगा कि आप अंडर परफॉर्मर रहे पेपर के। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं सर, अब आगे बढ़िए, अभी मेन मजा आएगा, अभी तो क्या ही मजा आया है। हाँ जी, चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्शन बी में जब हम चले तो अपने पास ना 2 क्वेश्चंस छोड़ने के ऑप्शंस रहते हैं। इनमें पहला और आखिरी क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते एग्जाम में तो दोनों बीडीए के सवाल थे, दोनों 14-14 नंबर के, यानी दोनों मिलाकर के कितने हुए 28 मार्क्स का, पेपर में तो था। अब आपकी अगर बीडीए से यारी अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात आप इसे छोड़ सकते थे। मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादातर बच्चे ना छोड़े भी होंगे, जिनको बीडीए थोड़ा बहुत पता था, किया होगा मे बी क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट, अदरवाइज ज्यादातर लोगों ने इसको छोड़ा होगा अगर प्रैक्टिकल पे ग्रिप अच्छा रहा होगा तो। अगर आपने ऐसा किया था तो प्लीज चैट में डाल देना। ठीक है, बात बाकी यहाँ पे अब एक एक करके क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 3A, ये क्या चीज पे आया था, आइए डिस्कस कर लेते हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3A, कई बार किया हुआ हमारा सवाल है। इस सवाल में अपने को रेशियोज दिए थे और रेशियो से हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी एक बैलेंस शीट। टिपिकल क्वेश्चन, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई तकलीफ आई होगी, मतलब कायदे से तो नहीं आनी चाहिए। एक जगह मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूं कि ये नहीं होना चाहिए था। इंस्टीट्यूट ने ना यहाँ मेंशन किया देयर इज नो प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोल रहे हो साहब, बैंक ओवरड्राफ्ट तो आपने दिया है यहाँ पे,
तो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया यहाँ पे। हल्की सी गलती है, इंस्टीट्यूट कॉपी पेस्ट करते वक्त ये लाइन हटाना भूल गया होगा और ये चला गया कि बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, जबकि सवाल में है। एंड इस सवाल में कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर यहाँ पे जो क्विक रेशियो है उसमें फिर बैंक ओवरड्राफ्ट को यूज करना था कि नहीं करना था। जवाब है एब्सोल्युटली करना था। सवाल में क्विक रेशियो का एप्लीकेशन करते वक्त सीए माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय सीएल माइनस बैंक ओटी करना था और उसी से ये रिजल्ट आता। सर आप कैसे श्योर हो कि ये सजेस्टेड आंसर में ऐसा ही आने वाला है? मैं श्योर हूं, मैंने अपनी रिसर्च करी है, ये एग्जैक्ट ऐसा ही आएगा। सो इसका जो एकदम एग्जैक्ट मुझे लगता है सॉल्यूशन होना चाहिए और इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से मैच करना चाहिए, वो है ये बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो फिक्स एसेट है 18,000 का, करंट एसेट है 1,80,000 का, करंट एसेट्स है 1 लाख का, जिसमें से स्टॉक है 55,000 का। ये क्विक रेशियो से पता चल गया और बाद बाकी अदर्स 45,000 बैलेंसिंग फिगर हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस 40,000, करंट लायबिलिटी 40,000, उसमें से बैंक ओडी ऑलरेडी गिवन 30,000, बाकी को मैंने क्रेडिटर्स मान लिया। अब इसमें अगर आप वर्किंग नोट देखेंगे तो मैंने सबसे पहले करंट रेशियो और हमारे वर्किंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन को यूज करके सीए और सीएल कैलकुलेट कर लिया। 1 सीए सीएल वाज कैलकुलेटेड, तो इधर क्विक रेशियो का एप्लीकेशन करके मैंने स्टॉक का वैल्यू निकाल लिया। फिर प्रोप्राइटर्स फंड और फिक्स एसेट में हमेशा की तरह जो लेट करके हम काम करते थे और बाद में टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी को मैच कर देते थे, वही काम यहां पे किया, जिससे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई विच वाज 2,40,000। नाउ जस्ट बिकॉज वी assumed proprietors fund to be x, तो हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को मिला करके 2,40,000 का अमाउंट आया, जिसमें से रिजर्व एंड सरप्लस पहले से 40,000 है, तो बाकी 2 लाख रुपए इक्विटी हो गया। एंड 0.75 अपना यहाँ पे आया फिक्स एसेट का अमाउंट। इन्हीं सारी अमाउंट्स को मैंने यहाँ पे बस पुट किया और क्या रिजल्ट आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3A। 7 नंबर के लिए मेरे ख्याल से फ्री के नंबर थे, अगर आपने उठाए होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं उठा पाए कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3B की तरफ। सर 3B क्या है? 3B was a question from fund flow statement. Again very very simple question, कुछ खास वैसे था नहीं, बट मैं जानता हूं आप में से कई हैं जो कैश फ्लो फंड फ्लो के नाम पे ना थोड़े कांपने शुरू कर जाते हैं। आपके लिए ये क्वेश्चन डेफिनेटली एक ऐसा सवाल था जिसको आपने ओवरलुक किया होगा, लेकिन ये था बड़ा आसान। सवाल में क्या है? सवाल में ना आपको प्रॉफिट के बाद टैक्स रिफंड, लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, गुडविल, डिविडेंड सब कुछ दिया हुआ है। एंड इसके बाद में दे हैव गिवन यू सर्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन, जहां पे डेप्रिसिएशन की चर्चा है, प्लांट एंड मशीनरी कितनी थी, उसको कितने में बेचा वगैरह वगैरह है, और प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए में खरीदा, डेप्रिसिएशन इसके बदले पैसे कैसे दिए, तो हमने इसके बदले डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो उन सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन किया है। ड्यूरिंग द ईयर 72,800 के हमने डिबेंचर्स को रिडीम भी किए। इसका इंपैक्ट हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिखाना है, तो आइए फंड फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका। अगेन ये भी मैं एकदम श्योर हूं कि इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में एग्जैक्ट ऐसा आना चाहिए, नहीं आया तो मैं भी वर्क करूंगा इस पे, बट मेरे हिसाब से मैच करेगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम सबको पता है एक तरफ होता है सोर्स और एक तरफ होता है एप्लीकेशन। तो यहां पे हमको देखने को मिल रहा है सोर्स में फंड फ्रॉम ऑपरेशन 716,730 कैसे आया, वर्किंग नोट में देखेंगे। रिफंड ऑफ टैक्स पैसा आया बिजनेस में, तो ये सोर्स ऑफ फंड है, और वहीं पे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हुआ, तो यहाँ पे भी हमारे लिए ये सोर्स ऑफ फंड हुआ। एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा पहला एप्लीकेशन गया इन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को रिडीम करते वक्त पैसे लगे हैं, सो दैट इज एन एप्लीकेशन। डिविडेंड पे किया है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए भी एप्लीकेशन। एंड 2,38,950 का हमारा यहाँ पे नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, अगेन टू बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन। ये अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से आया, इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब वर्किंग्स अगर हम देखेंगे तो एफएफओ कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। फॉर दैट वी हैव डन पैट प्लस डेप्रिसिएशन। अब आप कहेंगे सर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल ना सीएफओ की कैलकुलेशन में यूज होता है, ये सीएफओ नहीं कैलकुलेट हो रहा है, ये एफएफओ यूज हो रहा है। तो एफएफओ में एकदम सिंपल करना है, पैट में डेप्रिसिएशन जोड़िए, यू विल गेट योर एफएफओ। तो ये हो गया। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का फॉर्मुला होता है डब्ल्यूडीवी माइनस लॉस, और यही फॉर्मुला हमने अप्लाई किया और रिजल्ट यहाँ पे आ गया हमारे पास सेल का। और लास्ट में मैंने एक नोट लिखा है कि क्योंकि हमने प्लांट एंड मशीनरी जो खरीदा उसके बदले हमने डिबेंचर इशू किए, तो टेक्निकली कोई पैसा लगा नहीं पैसा कोई आया, सो टेक्निकली वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड इन अवर पॉइंट नंबर 3। ये पॉइंट पे अगर आपने गलती की होगी तो मार्क्स कटेंगे, अगर आपने इसको फंड फ्लो स्टेटमेंट में शो किया होगा तो मार्क्स कटेंगे, एकदम कटेंगे, ये बात ध्यान रखना। ये आपके फंड फ्लो में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये पॉइंट लिखना जरूरी था। तो ठीक है, पार्ट मार्किंग मिलेगी लेकिन कुछ नंबर जरूर कटेंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा। चलो सर बड़ा मजा आया, क्वेश्चन नंबर 3 तो समझ में आ गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 समझाओ। तो लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 अनोखा सवाल था। दिस केम फ्रॉम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अभी तक मुझे नहीं लगता कि इसके कोई क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्स में, लेकिन फर्स्ट टाइम इसका आया, बड़ा आसान था ये। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में ये होता है कि आपको अपनी रेवेन्यू को ना बेस मानना होता है 100, और बाद बाकी सारी चीजों को रेवेन्यू के हिसाब से ही कैलकुलेट करना होता है। एक एग्जाम्पल देता हूं, बाद बाकी आप समझ जाएंगे।
तो अगर आप एग्जांपल यहां देखेंगे तो यहां देखिए अपने पास में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है 2,85,000, जिसमें सेल हमारे को रिपोर्टेड है 5,25,000। सो ऑल यू नीड टू डू इज टू टेक 2,85,000 डिवाइडेड बाय 5,25,000 इनटू 100। जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको परसेंटेज में पुट अप करना है। इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें सेम तरीके से होगा 1,65,000 डिवाइडेड बाय 5,25,000 इनटू 100। इस हिसाब से हमने अपने पूरे इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लिया। और इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद कैसा लगा देखते हैं। ये हमारे पास में इनकम स्टेटमेंट का हालात, जिसमें 21 और 22 का रिजल्ट यहाँ पे शो किया हुआ है। अगेन परसेंटेजेस में सारी बातें यहाँ पे शो की हुई है एंड रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है ना, रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सब चीज को हमने कन्वर्ट कर दिया। लास्ट में हमने अपनी तरफ से कुछ कमेंट्स भी लिखे हैं, जैसे कि ग्रॉस मार्जिन एक साल से दूसरे साल में इंप्रूव हुआ है, ऑपरेटिंग मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है, पीबीटी मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है, और इंटरेस्ट कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कुछ कम हुआ है। नाउ इस क्वेश्चन को लेकर के मैं गारंटी नहीं दूंगा, ये मैंने अपने हिसाब से एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया है, लगता तो है ये सही है, बट फिर भी इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर का प्रेजेंटेशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है। वी विल वेट एंड वॉच फॉर द इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर, बट एज ऑफ नाउ दिस इज गुड टू गो। इसी तरह के नंबर्स हैं, अगर आपको याद आ रहा है एग्जाम में आपने ऐसा ही कुछ किया था तो गुड, बढ़िया। ये था क्वेश्चन नंबर 4A। नेक्स्ट अप इज गोइंग टू बी 4B। सर 4B क्या था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सवाल था, एंड ये यार बच्चा सवाल था, बच्चा सवाल, इसमें गलती नहीं करना चाहिए था। हालांकि इस सवाल में कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है, हम उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, जहां टेक्निकल डिफेक्ट मैं आपको बोल रहा हूं ना, वहां ये मत समझना कि इंस्टीट्यूट आपको फ्री के नंबर देगा। टेक्निकल डिफेक्ट इसलिए क्योंकि हम कुछ ज्यादा टेक्निकल जानते हैं ना, तो ज्यादा बोल रहे हैं हम लोग, बट अदरवाइज किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये टेक्निकल डिफेक्ट क्या है। क्या है फिलहाल इस पे गौर करते हैं। सवाल में यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं वो ये है कि यहाँ पे 1.5 लाख को ना ये मान लें कि 1.5 लाख रुपए है इक्विटी शेयर कैपिटल। गलत है, नंबर ऑफ शेयर्स है। सो नंबर ऑफ शेयर्स से आपको इंटू 10 यानी उसकी पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करना था। इसका मतलब ये 1.5 लाख नहीं होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी 1,50,000 इंटू 10 यानी 15 लाख रुपीज। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स के भी ना नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, विच इज 20,000। सो 20,000 इंटू 100 विल गिव यू 20 लाख रुपीज। अगेन दिस इज गोइंग टू बी योर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बाद बाकी रिटेन्ड अर्निंग्स आपके लिए है यहाँ पे 5 लाख रुपए की, ये रुपए में दिया हुआ है। डिबेंचर्स अगेन आपको नंबर्स में दिया हुआ है, तो नंबर्स इनटू पार वैल्यू विच इज 100 रुपीज, सो उससे उसकी वैल्यू आएगी। एंड लॉन्ग टर्म लोन जो है 10 लाख रुपए स्ट्रेट अवे दिया हुआ है। जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे केई, केएस, केपी, केडी और दूसरा केडी भी निकालना पड़ेगा। सो टोटल हमें 5 कंपोनेंट्स का यहाँ पे खर्चा निकालना पड़ेगा। इनके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने को दी हुई थी, जैसे कि प्राइस ऑफ द शेयर वाज गिवन टू बी 30 रुपीज, जिसका एक्सपेक्टेड डिविडेंड भी दिया हुआ था, यानी D1 भी दिया हुआ था 1.20, ग्रोथ रेट दिया हुआ था 5% और फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ था 5 रुपए का। अब आप सभी जानते हैं कि फ्लोटेशन कॉस्ट को कंसिडर करते हैं एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग KE, बट नॉट एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग KS। ये इफेक्ट किया था आपने कि भूल गए थे? चलो भूल गए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़े बहुत नंबर कट सकते हैं। बाद बाकी प्रेफरेंस शेयर के लिए वो फॉर्मुला लगाना है, आराम से हो जाएगा। डिबेंचर्स के लिए भी फॉर्मुला लगाना आराम से हो जाएगा। हमें यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को देखते हुए। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल डिफेक्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। टेक्निकल डिफेक्ट ये है कि मैंने कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किया, मैं खुद थोड़ा सा ना टाइम स्पेंड किया फिर इस सवाल में, क्योंकि मेरा वजूद नहीं मान रहा था कि इक्विटी और रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो कॉस्ट आ रहा था वो केपी से कम आ रहा था। अब ये बहुत टेक्निकल बात है, बट ये केपी से ज्यादा आना चाहिए, एंड इनफैक्ट ज्यादातर सवालों में आता भी है। अगर ये इससे कम आ जाए तो एक बार का तो धक धक होगा ना, तो मेरे को धक धक डेफिनेटली हुआ और मैं जरूर इसमें अटका। एंड इसी रीजन से मैं इसके सजेस्टेड आंसर का वेट करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने कुछ गलत पढ़ लिया है, शायद कुछ गलत सॉल्व कर लिया है, क्योंकि कम तो नहीं आना चाहिए था, बट ये कम आया है, 9.8 और 9 आया है, which I think is very less। तो इसके ऊपर हम लोग बाद में चेक करेंगे from the institute suggested answer, but as of now KE और KS कम आया, KP आया 20 और KD के 2 वेरिएंट्स हैं, तो एक 10% आया, एक 8% आया। कैसे आया आइए उसके ऊपर बात करते हैं। केएस को अगर आप देखेंगे तो देखो हमने फॉर्मुला लगाया D1 by P0 प्लस G। KS है रिजर्व एंड सरप्लस, तो वहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है। सो देयर वी विल डू 1.2 डिवाइडेड बाय 30 प्लस ग्रोथ रेट, एंड रिजल्ट आया 9%। बट वही KE की कैलकुलेशन करते वक्त फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करना था, एंड ये हमने किया, तो अपना रिजल्ट आया 9.8%। सो KE KS कैसे आया समझ में आया। केपी के लिए आपको पता है ये पूरा बड़ा वाला फॉर्मुला हमने लगाया। हमारा जो डिविडेंड का परसेंटेज था वो था 17%, 17 ही था ना, हो सकता है यही 7 हो और हमने गलत पढ़ लिया उसको।
नहीं नहीं 17% है, तो 17% होगा तो फिर 17 ही लिया हमने यहाँ पे। 17 बाद बाकी हम लोग आरवी और आईपी का जो डिफरेंस है उसको कंसिडर किए हैं। आरवी और आईपी का डिफरेंस हमने कंसिडर किया है और इसको सॉल्व करके 20% का रिजल्ट निकाला। बाद बाकी केडी भी हमने सॉल्व किया। केडी एक बार आया अपना 10% और एक बार तो स्ट्रेट अवे कैलकुलेशन कर लिया, वो आया 8%। इसके अलावा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस भी आपको अलग अलग करके दिखानी थी। कैसे दिखाया गया है वो मैंने यहां समझाया है, बट इज फेयरली सिंपल। आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स है और आपके पास में मार्केट प्राइस पर शेयर है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है मार्केट वैल्यू निकालने के लिए और बाद में उसको डिवाइड करना है बिटवीन इक्विटी एंड डेट। वही काम हमने किया है इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू। खैर वो काम हमने किया और बुक वैल्यू तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी, तो वो लिखी, वेट्स लिखे, फिर डब्ल्यू आई इंटू के आई किया, उसका रिजल्ट आया 12.15%। फिर मार्केट वैल्यू हमने वापस लिखी। मार्केट वैल्यू लिखते वक्त प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू होगी 18 लाख, डेट की वैल्यू होगी 27 लाख और बाद बाकी लॉन्ग टर्म लोन की क्योंकि दी नहीं है तो बुक वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू मान लेंगे। और इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस को कैसे बांटेंगे मैंने वर्किंग नोट्स में शो किया। वेट्स यहाँ पे आ गया, अगेन वेट्स और कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया 11.42%। यानी वी हैव टू रिजल्ट हियर, बुक वैल्यू के हिसाब से 12.15% एंड मार्केट वैल्यू के हिसाब से 11.42। बोथ रिजल्ट्स आर टू बी चेक्ड फ्रॉम द कैंडिडेट रिसोर्सेज। कैंडिडेट रिसोर्स मतलब कैंडिडेट रिसोर्स, यार मेरे सीएफए की भाषा निकल रही है। सजेस्टेड आंसर से मैच करना पड़ेगा हमें। सजेस्टेड आंसर में जाएंगे और वहां से चेक करेंगे कि क्या ये सच में सही है कि नहीं है। मैंने अपना एक अटेम्प्ट दिया इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, मैं खुद चेक करूंगा फ्रॉम द कैंडिडेट फ्रॉम द सजेस्टेड आंसर्स। ठीक है, चलो परफेक्ट। सर आज भाषा आपकी अलग अलग क्यों हो रही है, आप कैंडिडेट रिसोर्स क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इससे जस्ट पहले ना मैंने सीएफए का एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसमें मैंने कुछ ज्यादा बार कैंडिडेट रिसोर्स बोला है, तो बार बार वही जबान से निकल रहा है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5A हमारा इंतजार कर रहा है। 5A वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम कैपिटल बजटिंग। इनफैक्ट 5A 5B दोनों कैपिटल बजटिंग का था। ये वो क्वेश्चन है जिसको बच्चे लोगों ने स्किप करके गए हैं और इतने गंदी तरीके से प्रेजेंटेड है, मतलब ऐसा भर देगा ना, कोई बच्चे को देख के ऐसे ही लगेगा बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। एक्चुअल में डेंजरस नहीं है, बट दे हैव प्लेड इन दिस क्वेश्चन, जहां पे उन्होंने ना टैक्स को आपको बोल दिया कि 9 महीने बाद जमा होगा। 9 महीने जैसा कोई कैलकुलेशन नहीं होता है अपने कैपिटल बजटिंग में। अगर कोई चीज आज नहीं हुई तो सीधे अगले साल होगी, ठीक है। बीच में अगर कुछ भी होता है तो उसको हम अगले साल गिनते हैं, और यही सवाल का बस ट्रिक था। सवाल मैं कह सकता हूं इस पूरे पेपर का सबसे टेक्निकल सवाल यही था, और इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है पूरा सजेस्टेड आंसर आपके लिए है। एंड 100% श्योर हूं मैं यही आपके सजेस्टेड आंसर एग्जाम मतलब इंस्टीट्यूट भी जब रिपोर्ट करेगा सेम सजेस्टेड आंसर आपको देखने को मिलेगा। सर कैसे बनेगा आइए समझाइए, मैं सवाल नहीं समझा रहा, ठीक है। आपने एग्जाम दिया तो अच्छी बात है, आप पढ़े हुए हो सवाल को। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया था तो क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद में आप जाकर के मेरे सजेस्टेड आंसर से मैच करना, बेटर समझ में आएगा। अभी फिलहाल मैं सवाल नहीं समझा रहा, मैं समझा रहा हूं इसको बनाना कैसे था। तो बनाना बहुत आसान था। एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले ये देखा कि हमारे पास इनफ्लोस कहां कहां से आ रहे थे। तो एनुअल कैश फ्लोस का हमें इनफ्लो आ रहा था, उसका हमने पीवी किया। बाद बाकी सैलवेज हमें लास्ट में मिल रही थी, उसका पीवी किया, और वर्किंग कैपिटल का जो रिफंड मिला उसका हमने पीवी किया। इनको टोटल करने से आया पीवी ऑफ कैश इनफ्लोस। बाद बाकी इसमें से माइनस किया फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और उससे आ गया एनपीवी। बात तो यही समझने की है कि एनुअल कैश फ्लो कैसे निकलेंगे, तो उसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है। अगर आप एनुअल कैश फ्लो यहां देखेंगे तो आप यहां नोटिस करना पीबीटी मैंने शो किया है, और पीबीटी में मैंने यहां पे, अच्छा पीबीटी जो है ना उसमें डिप्रेशिएशन ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो आपको बार बार डिडक्ट नहीं करना है, यही पीबीटी है। इसमें अपने 40% का टैक्स रेट लगा रहे हैं, लेकिन आप नोटिस कीजिए टैक्स ना एक एक साल के डीले से लग रहा है। पहले 20,000 पे टैक्स अगले साल पे हुआ, अगले 20,000 पे अगले साल, ऐसे करके आप देखो चौथे साल का 5वें साल में टैक्स पेमेंट हुआ है। तो आपका टैक्स सेम ईयर में नहीं होकर के नेक्स्ट ईयर में फॉल हो रहा है। मुझे पता है इसी पॉइंट पे कई बच्चे अभी अपने बाल नोच रहे हैं कि हम तो ये नहीं किए एग्जाम में। कोई बात नहीं यार, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं, हो जाती है। यही इस सवाल का सबसे बड़ा ट्रिक था। बाद बाकी डिप्रेशन जैसे जैसे आपने रिपोर्ट किया वैसे ही शो करेंगे ईयर 1 to 4 में। एंड कैश फ्लोज निकालिए। कैश फ्लोज के लिए वही सिंपल टेक्निक है, पीबीटी लीजिए, पीबीटी में से टैक्स माइनस कीजिए और ऐड कर दीजिए डेप्रेशन। सो इफेक्टिवली यू आर डूइंग पैट प्लस डेप्रेशन, वो कीजिए, उससे आपके पास कैश फ्लोज आ जाएंगे। कैश फ्लोज का पीवी फैक्टर लगा करके पीवी कैलकुलेट कर लीजिए, दैट्स इट, सिंपल, एकदम सिंपल। ओके सर, सैलवेज का भी बता दो। तो देखो सैलवेज का भी कहानी ये है कि सैलवेज अपने को 4,000 रुपए मिल रहे हैं, जो कि मिल रहे हैं अपने को 4th ईयर के एंड पे, लेकिन उस पे भी टैक्स भरेंगे हम 5th ईयर के एंड पे। तो उसका टैक्स अमाउंट का आप देख सकते हैं, मैंने ना पीवी अलग फैक्टर को यूज किया है। तो यहां पे चौथे साल का फैक्टर है, लेकिन यहां 5वें साल का फैक्टर है। अगेन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था जहां पे आपने गलती शायद करी होगी, एग्जाम में नहीं करनी थी। इसका रिजल्ट आ रहा है 1738.56।
अच्छा, वर्किंग कैपिटल रिफंड बहुत सिंपल है। लास्ट में आपको 2 वर्किंग कैपिटल रिफंड मिला। पहले जो आपने इन्वेस्ट किया था वो था 12,000, बाद में 16,000, दोनों मिला करके 28,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था जो आपको रिटर्न मिलेगा। इसको आपने 5th ईयर में पाया है, तो 5th ईयर का यहां पे पा गए हैं हम लोग पीवी। फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमने किया था 2 फेजेस में, पहले 40,000 लगाए थे और अगले 24,000 हमने लगाए थे अगले साल। तो अगले साल को पीवी करना पड़ेगा, बाद बाकी 40,000 को तो एज इट इज लेना होगा, उसका भी पीवी आ गया। एंड वर्किंग कैपिटल भी एकदम सिमिलर तरीके से था, शुरुआत में 12,000 रुपए लगाए और बाद में 16,000 रुपए और लगाए, तो 16,000 की पीवी करी है एक साल को ध्यान में रखते हुए, 12,000 उसमें ऐड किया एंड उससे इसकी वैल्यू आई। ये रिजल्ट जो आया एनपीवी का फाइनल वो है 91,060 एंड यस दिस रिजल्ट इज सॉरी ये नहीं आया, रिजल्ट आया एनपीवी का 21,819.76 एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि सजेस्टेड आंसर में यही देखने को आपको मिलने वाला है। क्लियर? सो ये था क्वेश्चन नंबर 5A। 5B में चलते हैं। 5B अगेन वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था प्रीमियम मशीन और स्टैंडर्ड मशीन के बीच में। देख के तो ऐसा डर लगा मेरे को भी कि यार ये क्या आ गया, और दो कैपिटल बजटिंग के सवाल आए ना तो स्टूडेंट डर जाता है कि यार ये क्या आया। सो दे हैड डन दैट, लेकिन यार मतलब बहुत इजी सवाल था। 5A में मानता हूं टेक्निकल था, बट 5B वाज वेरी सिंपल। एंड कितना सिंपल था मैं बताता हूं। इस सवाल में 2 मशीन थी, दोनों मशीनों की लाइफ ही अलग अलग थी, एक की 6 साल और एक की 12 साल। आपको स्क्रीन पे ना क्लियरली दिख नहीं रहा होगा बिकॉज ऑफ द स्कैन क्वालिटी, तो ये पेपर जैसा भी दिख रहा है इसके लिए माफ कीजिएगा, बाद बाकी सजेस्टेड मेरे ख्याल से अच्छे रेजोल्यूशन में आपको दिख रहा है। चलो कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, 12 साल और 6 साल का हमारा 2 मशीन है। क्लियरली लाइफ डिस्पैरिटी का ये केस था। इस केस में एनपीवी के बेसिस पे मेजरमेंट करने वालों बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। आपको यहां पे कैलकुलेट करना था इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो या फिर इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, तो वो अगर आपने कैलकुलेट नहीं किया नंबर कटेंगे। और बाद बाकी अगर आप ठीक ठाक इसको किए होंगे तो इसके पूरे नंबर मिलने के चांस थे, क्योंकि ये आसान था। सवाल में अगर आप देखेंगे तो अपने पास में मशीन के प्राइसेस हैं, मशीन की स्क्रैप वैल्यू है, मशीन का ओवरहॉलिंग का हमारा खर्चा लगने वाला है, जो कि कौन से ईयर में लगेगा ये भी बताया और कितना लगेगा ये भी बताया। इसके अलावा हमारे सालाना जो खर्चे लगने वाले मशीनों पे ये भी बताया गया है। सवाल में 14% की डिस्काउंट रेट को ध्यान में रखते हुए हमको सॉल्व करने को लिए बोला गया था। बाद बाकी एवरीथिंग इज गिवन हियर। सारे जो हमारे पीवी फैक्टर्स है यहीं से यूज करने थे। अगर आपने अपने मन से कैलकुलेट किए तो रॉन्ग आंसर आएंगे। चलो इसका भी एग्जैक्ट सजेस्टेड आंसर क्या आने वाला है इंस्टीट्यूट की तरफ से, यही आने वाला है, एकदम यही पैटर्न भी यही रहेगा, प्रेजेंटेशन यही रहना चाहिए। सिंपल है, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले परचेज प्राइस निकाल रहे हैं जो कि है 40 लाख। मशीन पे रेवेन्यू कुछ नहीं दिया तो हम सिर्फ खर्चे की बात करेंगे। इसके अलावा हमने ओवरहॉलिंग के लिए इस मशीन पे खर्चा किया होगा, तो ओवरहॉलिंग हमारी हो रही है पहले मशीन के केस में शायद 8वें साल में। तो 8वें साल में जितने पैसे आपने लगाए उसका पीवी फैक्टर से मल्टीप्लीकेशन करके उसका पीवी निकाला, ये आ गया यहाँ पे। इसके अलावा हमारे एनुअल रिपेयर के जो खर्चे हुए हैं ये भी हमने यहाँ पे पीवी किए, लेकिन यहां फर्क है, एनुअल रिपेयर इज नॉट अ लमसम पेमेंट, इट इज एन एनुइटी पेमेंट। टेक्निकल हो गया क्या ज्यादा? अरे भाई इतना तो समझो, लमसम होता है जो एक ही बार लगा, एनुइटी होता है जो बार बार लगा। जो बार बार लगा उसमें पीवीआईएफए लगता है, और वो लगाने के बाद में यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है 22,64,000, 22,64,000। ये पीवी ऑफ एनुअल रिपेयर्स है फॉर द फर्स्ट मशीन। फिर स्क्रैप जो है वो हमें जाहिर सी बात है लेस करना है, तो स्क्रैप हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है मशीन के खत्म होने पे यानी 12 साल बाद, तो उसका पीवी किया और उसका वैल्यू यहां पे लिख लिए। हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गया। अब इस टोटल कॉस्ट को हमको डिवाइड करना पड़ेगा बाय पीवीआईएफए टू कैलकुलेट ईएसी व्हिच इज इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, और वो आ गया 11,34,261। सेम यही तरकीब हमने वापस हमारी जो स्टैंडर्ड मशीन थी उस पर भी एकदम सेम काम किया हमने, बस फर्क इतना है कि दूसरी मशीन सिर्फ 6 साल तक जिएगी और 6 साल में भी 4 साल के बाद ओवरऑलिंग का कॉस्ट मांगेगी। तो उसका भी हमने सेम कैलकुलेशन किया, उसका टोटल कॉस्ट आया 49,41,320। हर एक डिटेल आप चेक कर सकते हैं आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो। आप आराम से वीडियो कंप्लीट हो जाए ना फिर आराम से डाउनलोड करके देखना। तो वहां पे आपका 49,41,320 आया, उसको हमने डिवाइड किया बाय पीवीआईएफए, इसका रिजल्ट आया। इन दोनों में जो भी लोअर होगा वही हमारा सिलेक्शन होगा, और वो हो रहा है प्रीमियम मशीन के केस में, क्योंकि वो 11 लाख समथिंग था, ये 12,70,000 है, तो 11 लाख समथिंग गॉट बेटर नंबर्स एंड इसी वजह से वो सेलेक्ट हो जाएगा। सो विल गो विद द प्रीमियम मशीन। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5B। नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 6A। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। ये था वर्किंग कैपिटल से, एंड यार ये बहुत सिंपल था। एंड अगेन ये बुक में ना इस तरह के इतने सारे हमने सवाल बनाए, ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस है ऑन वर्किंग कैपिटल, तो इसमें गलती करने का कोई गुंजाइश ही नहीं था। अब इस सवाल में सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने ना कोई मंथबाजी नहीं करी।
आपको मैंने वो सवाल भी कराया जिसमें ना सब वीक्स में दिया हुआ रहता है, लेकिन एक महीना किसी ना किसी का दे देते हैं, और वहां पे हमें एक महीने को ना 4 वीक्स कंसिडर करने पड़ते हैं। याद आ रहा था वो सवाल? हाँ, पर वो सवाल यहाँ नहीं है। सवाल बहुत सिंपल है, आपने साल भर में 52,000 यूनिट्स आपने बनाए हैं, और वीक बेसिस पे अगर हम देखें तो 1000 यूनिट्स आप बना रहे हो एवरी वीक। बस इसी के बेसिस पे आपको सब कुछ कैलकुलेशन करना था और आपके करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का पता लगा करके वर्किंग कैपिटल निकालना था। मैंने इसको बहुत छोटे में सॉल्व किया है। जाहिर सी बात है सजेस्टेड आंसर का रिजल्ट मैच करेगा, रिजल्ट विल मैच, लेकिन प्रेजेंटेशन विल बी लॉट डिफरेंट, क्योंकि मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए शॉर्ट में कर दिया। अगर आप देखेंगे मेरा सजेस्टेड आंसर, तो यहां पे देखो मैंने सबसे पहले रॉ मटेरियल कैलकुलेशन किया, बहुत सिंपल, मैं समझा देता हूं। 52,000 यूनिट्स पूरे साल भर के, तो डिवाइड बाय 52 किया तो वीक का आ गया। फिर 4 हफ्ते का हमको मेंटेन करना है, और रॉ मटेरियल का खर्चा आता है 40 रुपए पर यूनिट का। तो ऐसे में 1,60,000 का हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए इन द स्टॉक। फिर WIP की बात किया तो 52,000 अगेन डिवाइडेड बाय 52, ये सिर्फ 2 हफ्ते का है। बाद बाकी इसके अंदर की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। आपको मटेरियल तो पूरा लेना है तो 40 पूरा ले लिया, लेकिन लेबर और ओवरहेड्स की बात करें तो 15 और 30 का हाफ ही लेना है, क्योंकि लिखा हुआ था सवाल में कि आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल आपका खर्चा या स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज ओनली 50%। सो अकॉर्डिंगली इसको कैलकुलेट किया, ये आया 1,25,000 रुपए। FG की कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, 52,000 फॉर द एंटायर ईयर डिवाइडेड बाई 52, तो आया पर वीक को इंटू 4 वीक्स इंटू 85 कॉस्ट पे कैलकुलेशन करेंगे। यही सेम काम डेटर्स के लिए किया, वो भी कॉस्ट पे ही कैलकुलेट हुआ है, वो भी कॉस्ट पे कैलकुलेट हुआ है, बस वो 8 हफ्ते का था तो वो डबल अमाउंट आ गया है। सो हमारे पास में यहाँ पे FG और डेटर्स सब आ गया। सवाल में अपने को ना कैश भी दिया हुआ था, आई थिंक कॉपी करते वक्त मैंने कैश नहीं लिखा है, जस्ट एक मिनट। हाँ, मुझे जितना याद आ रहा है देयर वाज कैश, क्योंकि मैंने भी तो यार पहले तो रफ कॉपी में किया ना इसको। हाँ, कैश था, मैंने यहाँ कॉपी करते वक्त ना कैश लिखा ही नहीं। सो ये एक गलती है, प्लीज इसको ध्यान देना। कैश टू बी एडेड हियर, और वो है 50,000 रुपए। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा उसको यहाँ पे ऐड करने का, अगर हो सकेगा तो। डेफिनेटली कर दूंगा मैं ऐड। तो कैश भी होगा 50,000, टोटल 13,55,000 एकदम सही है। और बाद बाकी यहाँ पे करंट लायबिलिटी 1,60,000 भी सेम इसी तरह से आएगा। 52,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 52 वीक्स इंटू 4 वीक्स इंटू 40, जो मटेरियल का कॉस्ट था। इसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल का फाइनल रिजल्ट आएगा 11,95,000, विच शुड मैच विद द इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर। ठीक है, परफेक्ट। 6B में आते हैं। 6B वाज अ क्वेश्चन जहां पे अपने को कैलकुलेट करना था टोटल कॉस्ट रिलेटेड टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये इंस्टीट्यूट के आंसर्स से एग्जैक्ट मैच करेगा, बस फर्क इतना ही है कि इंस्टीट्यूट ना इसकी कैलकुलेशन में यहां पे हो सकता है सजेस्टेड आंसर में भी थोड़ा नंबर्स गलत बैठाए। जितना मुझे याद आ रहा है इंस्टीट्यूट ने पास्ट टर्म में ये सेम सवाल पूछा हुआ है, जहां पे 30 करके इसको सॉल्व किया था उन्होंने। 30 नहीं होगा, 60 का कैलकुलेशन होगा। इंस्टीट्यूट ने 30 गलत बैठाया था, उस बेसिस पे फिर इसका रिजल्ट उनका आएगा 94,686 आना चाहिए ये। अगर ये आया तो भी कोई बात नहीं, आपका फाइनल आंसर मैच कर जाएगा। बाद बाकी इंस्टीट्यूट की जो गलती है 30 की, अगर वो उन्होंने रिपीट करी तो आपके जबरदस्ती के नंबर कटेंगे, और कुछ नहीं है। वैसे सवाल बड़ा आसान है, हमको यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालना है रिलेटेड टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इस सवाल को करते वक्त कईयों को लगा होगा कि क्या भाई कॉस्ट का पेपर आ गया क्या, क्योंकि कॉस्ट में ही इस तरह के सवाल होते हैं जहां पे आपको परचेज प्राइस प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालना पड़ता है। एनीवेज हमने निकाला, कॉस्ट में हमने ये सीखा हुआ है कि बीच वाला ही हमेशा जीतता है, और ये बीच वाला ही रिजल्ट यहाँ पे भी जीत रहा है। द लोएस्ट कॉस्ट इज 94,716, दैट इज अवर फाइनल आंसर। वैसे ये CMA-FM के पेपर में भी पूछा गया था, जितना मुझे याद आ रहा है। एनीवेज सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बड़े आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7A, अरे भाई ये डेंजरस सवाल था। क्वेश्चन नंबर 7A इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस क्वेश्चंस। मुझे ये सवाल पल्ले ही नहीं पड़ा। क्यों, मैं बता देता हूं। सवाल में मुझे दिक्कत ये आई कि इन्होंने NI अप्रोच और NOI अप्रोच दोनों साथ में अप्लाई करने के लिए बोल दिया। मुझे भी याद है क्लास में हमने कभी दोनों अप्रोच का साथ में सवाल नहीं किया है। ठीक है, दूसरी बात, टैक्स रेट भी दे दिया। अब यहां आ गई बहुत बड़ी प्रॉब्लम। टैक्स रेट आने से तो MM का सवाल होना चाहिए था, ये ना कि NI अप्रोच और NOI अप्रोच का। तो सच बताऊं तो मैंने अपने मन से कुछ भी कर दिया यहाँ पे। मैं इस सजेस्टेड आंसर को डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लग रहा है ये तो भाई इंस्टीट्यूट से पक्का चेक कर लेना, इसीलिए मैंने इसको रेड फ्लैग किया है। इंस्टीट्यूट ने क्या गलती किया फिर से मैं बता देता हूं। सवाल में NI और NOI अप्रोच का सवाल पूछा और टैक्स रेट भी इंट्रोड्यूस कर दी। टैक्स रेट का तो अजम्पशन लिया रहता है इन अप्रोचेस में कि टैक्स रेट इज नॉट देयर इन द वर्ल्ड, करेक्ट। टैक्स जैसी कोई चीज नहीं होती, ये इनका अजम्पशन है। तो इस पे आप सवाल कैसे बनवा सकते हो, अज्यूमिंग टैक्स रेट।
गलती है, कहीं ना कहीं गलती है, बट एनीवेज जो भी है मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया, बट आई एम नॉट रियली श्योर, मतलब मैं खुद ही कन्विंस नहीं हूँ सॉल्यूशन से, तो मैं इसको लिए क्या ही बोलूं, बस लिख दिया है बिकॉज आई वांटेड टू कंप्लीट द पेपर, बट अदरवाइज मैं श्योर नहीं हूं, नंबर कटेंगे तो कटेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7B। अब क्वेश्चन नंबर 7B की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अपने को क्वेश्चन नंबर 7B में देखने को मिल रहा है कि ये क्वेश्चन है, अच्छा लेवरेज का सवाल है, बहुत बेसिक सवाल था लेवरेज का। इस सवाल के लिए आपको मतलब नंबर कट ही नहीं सकते, आपके नंबर कटे हैं तो बहुत बड़ी गलती करी आपने। सवाल में आपको दिया हुआ था एक बैलेंस शीट, तो टोटल एसेट्स वहां से मिल गया, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो की मदद से टर्नओवर निकाल लिया गया। फिर आपको वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दिया हुआ था 40% ऑफ सेल्स, तो वो हमने कैलकुलेशन कर लिया, एंड हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन 7,20,000। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था 2 लाख रुपीज का, तो हमारे पास आ गया ईबीआईटी, और उसमें इंटरेस्ट हमने माइनस किया। डेट दिया हुआ था 1,60,000 का, उसका 10% होता है इंटरेस्ट 16,000, वो हमने माइनस किया, और उसके बाद हमारे पास आ गया ईबीटी। वैसे करने को तो इन्होंने ईबीटी के बाद में भी टैक्स तक का कैलकुलेशन करना है, बट सच बात यह है कि हमने किताब जो अपनी भी स्टडी मैटर उसमें ऐसा सेम सवाल किया है, उधर ईपीएस पूछा था, तो ईपीएस अगर पूछेगा सवाल में तो आपको नीचे तक इसको सॉल्व करना है, टैक्स माइनस करना है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है, ईपीएस कैलकुलेट करना है, दैट इज ऑल ट्रू। लेकिन यहां नहीं पूछा ना, या इन्होंने आपको डीओएल, डीएफएल और डीसीएल पूछा, बहुत इजी है कैलकुलेट करना, फॉर्मुला अप्लाई कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा, एंड दिस इज व्हाट इज हियर। ड्यूएल 1.385 आना चाहिए, डीएफएल आना चाहिए 1.032 और डीसीएल आना चाहिए 1.4286। ये रिजल्ट के साथ में आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। एंड क्वेश्चन नंबर 8A 8B अगेन बीडीए के सवाल थे, ये 2 से ज्यादा टेक्निकल थे, सो अगर एग्जाम में किसी ने 2 छोड़ के 8 किया तो मेरे ख्याल से गलत चॉइस थी, नहीं करना चाहिए था। वो आता रहेगा तो अलग बात है, बट अगर आप भरने के हिसाब से भी किए तो 2 वाज अ बेटर चॉइस, वो इजी क्वेश्चन था। Anyways, with that being said, we have discussed the entire paper. As usual, सारा suggested answer डाउनलोड करने के लिए है, जाइए डाउनलोड कर लीजिए फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। बाद बाकी अगर आपको ये हमारा एफर्ट बहुत अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाएं, यहां तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक ही कर दो, एंड दोस्तों के साथ पक्का शेयर करना, बिकॉज एफर्ट किया है इसको बनाने में, एंड इस तरह मैं और भी पेपर्स के लिए सजेस्टेड आंसर्स लेकर के आऊंगा, इतने ही जोश के साथ लेकर के आऊंगा, तो बस उसके लिए थोड़ा सा अप्रिशिएशन चाहिए, एंड दैट कैन कम फ्रॉम यू वाया लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर्स। तो प्लीज वो करिए, चैनल के साथ बने रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज।